माय नेम इज़ वरुण और आईआईटी दिल्ली से एमएससी मेरा 2021 का। उसके बाद 1 साल का गैप रहा था, सर के यहाँ कोचिंग किया था मैंने। अच्छा, ऐसे रिलैक्स होके बिल्कुल, है ना, ये मान के चलो सब आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो फ्रेंड्स के साथ में कैसे बातें करते हैं वैसे रिलैक्स होके। तो 1 साल का गैप था तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है सब पे। तो ऐसा था, कुछ थी मेरी प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो उस साल मैं इतना फोकस नहीं कर पा रहा था। तो सर का कोचिंग ज्वाइन किया, पढ़ाई करा, मगर मैं ढंग से कर रहा था। मगर फिर मेरा जब गेट और नेट का थोड़ा टाइम आया तो तबीयत मेरी बिगड़ गई थी, तो मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ना गेट ना नेट। मगर सर से मैं टच में था सर से, तो सर से थोड़ा गाइडेंस रहता था, तो सर को लगा था कि पढ़ा तो है, तो बताया सर ने लगे रहो। तो फिर जैस दिया मैंने, तो जैस मेरा निकल गया 133 रैंक से, तो बड़ा बूस्ट मिला मुझे कि नेट नहीं निकला, क्वालिफाई भी नहीं हुआ, गेट भी नहीं हुआ, जैस निकल गया। तो लग भी रहा था कि हाँ चलो थोड़ा प्रिपरेशन करा है तो लगा है। उसके बाद इंटरव्यू दिए कुछ, मगर मेजर तो वही है बार्क का। तो बार्क का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, सर का टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी कंटिन्यू किया मैंने, और वो मेरा निकल गया। ऑनलाइन बैच भी सर का ज्वाइन किया फिर मैंने, तो पढ़ता रहा। तो बेसिकली अभी मैं फिर बार्क का ही डिस्कस करता हूँ। तो बार्क का मेरा इंटरव्यू हुआ था 7th को, क्योंकि उससे पहले मेरा डिसाइड ये किया था कि मैं बीच में दूँ, मगर लास्ट वाले मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उस टाइम मेरा कोलकाता में इंटरव्यू थे, 2-3 इंटरव्यू थे, तो मैं कोलकाता से सीधे मुंबई गया था। तो बार्क में मेरा जब इंटरव्यू था तो सबसे लास्ट में मेरा था उस दिन, और मेरा शायद 5:15 बजे तक मुझे वेट करना पड़ा था, 9 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। तो जब मैं वहाँ गया तो थोड़ा टाइम निकल गया था, तो थोड़ा नर्वस था मैं, क्योंकि उससे पहले लग भी रहा था, क्योंकि मेरे आसपास देख रहा हूँ किसी की गेट में रैंक 10 है, किसी का जेआरएफ बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाइड है, ऑलरेडी लोग पीएचडी में एनरोल्ड हो चुके हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा डिले था, मगर ये था कि हाँ थोड़ा पढ़ा है मैंने। तो जब मैं गया तो वो सीरियस उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ थोड़ा अपने बारे में, तो मैंने बताया। तो उनके पास डॉक्यूमेंट सारे रहते हैं, तो बोले अच्छा तुम आईआईटी से पढ़े हो तो और आईआईटीज़ में इंटरव्यू वगैरह दिए हैं? तो मैंने कहा सर नहीं दिए। बोले क्यों नहीं दिए? तो मैंने कहा सर मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो बोले अच्छा क्या दिक्कत हो गई थी कोई? तो मैंने कहा सर थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। तो बोले अच्छा और कहाँ इंटरव्यू दिए तुमने? मैंने बताया सर कोलकाता से इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। तो बोला कैसा गया? तो मैंने कहा हाँ सर ठीक गया। तो फिर उन्होंने मुझे चॉइस वगैरह भी नहीं दिया, तो मुझसे सीधा पूछा अच्छा वरुण ये बताओ कि किस चीज़ से तुम शुरू करना चाहोगे? तो मैंने कहा सर क्वांटम मैकेनिक्स। तो वही मैं डिस्कस करता हूँ फिर क्वेश्चन वगैरह। अच्छा तो क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने मेरे से फिर पूछा अच्छा तुम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुमने पढ़ा है? मैंने कहा हाँ सर पढ़ा है। तो बोले अच्छा बताओ स्टेटमेंट लिख के बता दो। तो मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच क्रॉस, वही जो जनरल होता है, लिख के बता दिया। तो उसके बाद मैंने वो भी लिख दिया डेल्टा ए डेल्टा बी ग्रेटर देन एच क्रॉस। अब वहाँ थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो बोले ये क्या लिखा है तुमने? मैंने कहा सर अगर कोई भी दो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनके अगर कम्यूटेटर कम्यूट नहीं करते हैं तो उसके लिए भी वैलिड रहेगा। बोले एक्सप्रेशन तुमने ठीक लिखा है? तो उस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, हालांकि अब मुझे याद है 1/h क्रॉस और एक्सपेक्टेशन रो ए क्रॉस बी का उससे होता है, बस सर मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो मगर हाँ वो करते। तो बोला अच्छा कोई एग्जांपल दे दो ऐसा जो तुम पोजीशन और मोमेंटम को छोड़ के जो कि कम्यूट नहीं करते और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम्हारा वैलिड रहे। तो मैंने कहा सर अगर LX और LY का हम कम्यूटेटर लें तो IH क्रॉस LZ रहता है। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा ये बताओ कोई एक्सपेरिमेंट बताओ जो तुम्हारी इस बात को वेरीफाई करे कि जो तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये वैलिड है। तो उस टाइम मैंने थोड़ा पॉज लिया, तो मेरे दिमाग में आया कि सर अगर हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेंगे तो उससे हो सकता है। तो बोले अच्छा पहले ड्रॉ कर दो बोर्ड पे कि ये क्या कैसे तुम आप बनाओगे। तो मैंने स्लिट ड्रॉ किया और सिंगल स्लिट का डिफ्लेक्शन पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया। तो बोले अच्छा आप एक्सप्लेन करो। तो वो मेरे से बोले कि अच्छा मैथमेटिकली तुम कर सकते हो। तो मैंने कोशिश करी, मगर वहाँ उस टाइम मुझे इतनी चीज़ें नहीं याद रहती, तो मैं डिराइव नहीं कर पाया। तो बोले अच्छा क्वान्टिटेटिवली समझा दो। तो मैंने कहा सर जैसे जैसे हम स्लिट को नैरो करते जाएंगे इसका मतलब ये है कि हमारी जो फोटोन की जो पोजीशन है वो हमारी सर्टेन होती जा रही है, बस उससे हमारा डिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हम मोमेंटम हमारा उतना ही अनसर्टेन होता जा रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो और कोई एग्जांपल हो? तो मैंने कहा सर अगर ऐसे बात करें, अगर मान लो हमें कोई छोटी चीज़ को प्रोब करना है, मान लो उसका पोजीशन हमें निकालना है और हम उसे किसी फोटोन से हम पोजीशन फाइंड करने के लिए कोई माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, तो फोटोन से यूज़ करेंगे तो उसे डिटेक्ट करेंगे। अगर वो बहुत स्मॉल है तो अगर हम फोटोन से उसकी पोजीशन डिटेक्ट भी कर लेंगे तो वो इतना उसे मोमेंटम इम्पार्ट कर देगा कि मोमेंटम उसका अनसर्टेन हो जाएगा। ये शायद 11th-12th में बुक में शायद एक्सपेरिमेंट था भी NCERT में। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो जो चेयरमैन थे तो वो मेरे से अच्छा वैसे पूछे अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें PhD करना है कि तुम्हारा जॉब करना है? तो मैंने सर से कहा कि सर बेसिकली आई एम रिसर्च मोटिवेटेड। तो बोले अच्छा आप क्वांटम तुमसे थोड़ा बाद में पूछेंगे। फिर सर ने कहा कि अच्छा जो बराबर दूसरे सीनियर साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा स्टैटिस्टिकल पढ़ा है तुमने? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले बताओ अच्छा। तो मेरे से बोले कि अच्छा मेरे पास 2 स्पिन हाफ पार्टिकल हैं
स्पिन ऑफ पार्टिकल हैं, 2 लेवल हैं और मैग्नेटिक फील्ड है B, तो मुझे बताओ माइक्रो स्टेट्स क्या हो जाएगी इसकी। तो मैंने बता दिया कि सर अगर n पार्टिकल है, n अगर स्पिन अप है तो n माइनस n1 स्पिन डाउन हो जाएंगे, तो n फैक्टोरियल वो करके मैंने बता दिया। तो बोले इसे थोड़ा अब एंट्रोपी लेने के लिए क्या करोगे, मैं सर इसका लॉग ले लेंगे नेचुरल लिमिट पे। तो बोले ठीक है, तो बोले इसे एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। तो मैंने बोर्ड पे क्या स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में मैं पहुंचा, तो मैंने कहा सर इसके बाद कैलकुलेशन मुझे मालूम है मगर मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। तो बोले कोई नहीं ठीक है। तो बोले अच्छा मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी हो जाएंगी। तो मैंने बता दिया सर 2n हो जाएंगी। तो फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे कि अच्छा ये बताओ कि अब मैंने जो ये तुम्हारा सिस्टम है, इस रिजर्वायर को मैंने एक टेम्परेचर से कनेक्ट कर दिया है, तो अब मुझे बताओ एवरेज एनर्जी क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन ना मुझसे एस एन बोस में पूछा था, 2 लेवल सिस्टम का। एसएन बोस इंस्टीट्यूट है हाँ। कोलकाता में, वहाँ पे पूछा हुआ था सर। तो वहाँ मैंने बता दिया था, वहाँ मैंने उन्होंने कर्व ड्रॉ कराया तो मेरे से एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, तो वो मेरा इंटरव्यू का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था। तो वहाँ मैंने कर दिया था, तो मगर मुझे उसका रिजल्ट मालूम था। तो मैंने कहा कि सर ये एवरेज एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी। तो वो स्माइल करने लगे, बोले ये तो काउंटर इंट्यूटिव है, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम तुरंत। तो मैंने सर से ये तो नहीं कहा कि सर मेरा पिछले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा सर प्रिपरेशन के टाइम मैंने थोड़ा पढ़ा था ऐसा। बोले अच्छा वो तुम छोड़ो, तुम यहाँ इंट्यूशन से बताओ कि अगर एवरेज एनर्जी दोगे तो क्या होगा। मैंने कहा सर हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो बोले अच्छा अब एक काम करो, नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ मुझे हर स्टेट में, n1 और n2। तो मैंने लिख दिया सर अगर अगर जो स्पिन अप है तो माइनस म्यू डॉट बी ई रेज़ टू पावर बाई के टी हो जाएगा, और ये जो डाउन में तो ई रेज़ टू पावर प्लस म्यू बी बाई के टी हो जाएगा। उसके n0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो ठीक है मगर वो एक तरीके से ना प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में दिखा दिया। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि अच्छा इनका सम जोड़ के देखो n आ रहा है क्या। तो मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से और n0 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। तो बोले अच्छा अब इनका n1 और n2 का रेशियो लो। तो मैंने ले लिया। बोले अब टेम्परेचर की लिमिट इन्फिनाइट कर दो। मैंने कर दी, तो वो n1 बाई n2 का रेशियो 1 आ गया। बोले अब एक्सप्लेन करो कि 0 क्यों आ रही है। तो मैंने बता दिया कि सर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल है, n1 n2 रेशियो 1 आ रहा है, तो अब जो एवरेज एनर्जी होगी प्लस ई और माइनस ई जोड़ के 0 हो जाएगी। बोला अच्छा। तो बोले अच्छा अब n1 n2 का जो रेशियो है वो टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट कर दो। तो वो मैंने कर दिया। फिर एक मैम थी, एक ही फीमेल जो साइंटिस्ट थी, उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा न्यूक्लियर में बताइए थोड़ा। तो मैंने बोला ठीक है मैम। तो बोला आपने मॉडल्स पढ़े हैं। मैंने कहा हाँ मैम पढ़े हैं। तो बोले कौन कौन से मॉडल्स पढ़े हैं। तो मैंने बोला मैम लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल और कलेक्टिव मॉडल। तो बोले अच्छा शेल मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने बताया मैम कि जैसे हमारा एटम होता है, एटमिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कुछ फील्ड शेल के लिए हमारे पास एक्सेस स्टेबिलिटी होता है। तो ऐसे ही हमने जब न्यूक्लियर में देखा तो कुछ हमारे जो मैजिक नंबर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक्सेस स्टेबिलिटी है, तो उसे हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो हम शेल मॉडल से करते हैं। तो बोले कि अच्छा कैसे करते हैं। तो मैंने बताया मैम हमने एलएस कपलिंग को इन्वॉल्व किया और कुछ हमने पोटेंशियल ट्राई करे, जैसे सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल हो गया, वुड सेक्शन पोटेंशियल हो गया, तो उससे हमारी शेल फील्ड हो गई और हमारा मैजिक नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो बोले अच्छा, बोले कि ये परफेक्ट है क्या ये मॉडल। तो मैंने बोला मैम नहीं परफेक्ट तो नहीं है। बोले क्या फ्लॉज हैं इसमें। तो मैंने बताया मैम कि जो हमारा हायर एंगुलर मोमेंटम है जो, और वो सब हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो बोले बेटा कोई एग्जाम्पल कोट कर सको तुम अगर तुम्हें कोई याद है। तो मैंने बोला मैम एग्जाम्पल तो मुझे नहीं याद है। तो बोले इसको करेक्ट करा जा सकता है, कोई मॉडल है। तो सर ने जैसे क्लास में भी बताया था इंटरव्यू, तो कलेक्टिव मॉडल बढ़ाया था सर ने। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था, मगर मैंने बोला मैम कलेक्टिव मॉडल का तुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ थोड़ा सा। तो बोले कैसे। मैंने बताया कि सर मैम एक लूजली कोर होती है, उसके अराउंड पोटेंशियल में शेल मूव करते हैं, तो उससे शायद एक्सप्लेन कर जाए। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो बोले ठीक है। तो बोले अच्छा एक ऐसा मैं सिचुएशन दे रही हूँ कि मेरे पास एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, अब मैंने प्लेस कर दिया, बताओ क्या होगा। तो थोड़ा वेग सा क्वेश्चन लगा, तो मैंने तुरंत पूछा मैम क्या उनके बीच में सेपरेशन क्या है, ताकि मैं देखूं कि कौन सा इंटरेक्शन से वो इंटरेक्ट करेंगे। बोले सेपरेशन की चिंता मत करो, मान लो कि जो तुम्हारी टेबल है इसके कॉर्नर पे है। तो मैंने कहा मैम फिर तो वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो बोले हाँ ठीक है, मगर फिर भी क्या होगा। तो बोले अच्छा डिके वगैरह तुमने पढ़ा है। तो वहीं मुझे क्लिक कर गया, सर ने क्लास में ऐसा कुछ डिस्कस भी किया था कि प्रोटॉन फ्री स्पेस में डिके नहीं करेगा। तो मैंने बताया मैम प्रोटॉन जो है वो डिके नहीं करेगा। तो वो स्माइल करी, बोली क्यों नहीं करेगा। तो मैंने लिखा मैम प्रोटॉन डिके करेगा हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉनों में, तो ये तो मास कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। तो बोले ठीक है, मगर मेथड रो डिके करता है तो वहाँ नहीं होता क्या। तो मैंने बताया मैम वहाँ एक हमारा पोटेंशियल है, उससे वो एनर्जी गेन कर सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है। और बोला न्यूट्रॉन का क्या है। मैंने कहा न्यूट्रॉन डिके कर सकता है, जो होता भी है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो इसके बाद न्यूक्लियर का हो गया। तो उसके बाद दोबारा जो सर बोले कि अच्छा दोबारा तुमसे हम थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स पूछेंगे। तो बोले कि अच्छा 2 डिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल हैं और एक वेल में प्लेस कर दिए मैंने। पहले मेरे से वेल ड्रॉ करवाई, बोले कोई बाउंड पोटेंशियल ड्रॉ करो। तो मैंने वही सिंपल सा वही करते हैं, तो मैंने इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। तो बोले अच्छा आप 2 पार्टिकल हैं ए और बी डिस्टिंग्विशेबल हैं, इनका वेव फंक्शन ज़रा लिख के बताओ।
तो मैंने लिखा अगर एक का वही फंक्शन साई ए है और दूसरा साई बी है तो साई बी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बोले तुम्हें कैसे पता कि मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैंने बताया सर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा डेरिवेशन का थोड़ा करके बता दो, तो मैंने डेरिवेशन करा, उन्हें लगा हाँ आइडिया है कर देगा, तो उन्होंने बीच में रोक दिया। बोले अच्छा ठीक है, बोले इसकी एनर्जी लिख दो। तो मैंने एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करके बता दी। बोले अब यही पार्टिकल अब मैं आइडेंटिकल तो उन्होंने नहीं बोला, तो बोले कि अब इन्हें बोसोन बना दो। मैंने कहा सर आइडेंटिकल पार्टिकल हो जाएंगे। तो बोले अब इसका वेव फंक्शन लिखो। तो पता था, तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है साई ए साई 1 साई 2 प्लस साई 2 साई 1 करके नॉर्मलाइज करके लिख दिया मैंने। तो बोले अच्छा अब इसकी एनर्जी बताओ। मैंने बता दी। बोले अब इन्हें फर्मियोन कर दो। तो मैंने कहा सर अभी एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने पूछा सर स्पिन को कंसीडर करना है? बोले स्पिन को कंसीडर मत करो, तुम ऐसे ही रखो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने लिख दिया। तो बोले अब इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो। तो अब मैं वहाँ थोड़ा माइंड फेड हो जाता है कभी कभार। तो मैंने लिखा तो साई 1 साई 2 माइनस साई 2 साई 1, अब जो माइनस होता है वो 0 आ रहा था। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कि 0 आ रहा है यार, ये तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो मैंने बोले इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखो। तो मैंने लिख दिया सेकंड एक्साइटेड मैंने लिख दी साई 1 साई 2 प्लस साई 2 साई 1, और मेरी फर्स्ट 0 हो जा रही थी। तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो वो उन्हें लगा कि कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बोले कि क्या हो गया? तो मैंने कहा सर ये तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? तो मुझे लगा हाँ ना सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही इसकी ज़्यादा, जो सेकंड वाला पार्ट देखा वो हो जाएगी मेरी। तो बोले अच्छा आप बताओ कि बोसॉन और उसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किसकी ज़्यादा है? तो वहाँ से पता चल गया कि सिंपल से फर्मियोन का है। तो ये मेरे से क्वांटम का पूछा उन्होंने। फिर जो चेयरमैन थे तो फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूछा। तो बोले कि अच्छा एक पॉइंट चार्ट ड्रॉ करो। मैंने कर दिया। बोले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो। बड़ा सिंपल था, कर दिया। बोले अब एक तुम बनाओ कंडक्टिंग प्लेन बनाओ और उस पर एक बम्प लगा दो और उसे ग्राउंड कर दो, अब लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने ड्रॉ कर दिए। तो मैं बम्प पे पहले मैंने सीधा कर दिया था, फिर मेरे को ध्यान आया तो मैंने इरेज करके मैंने बम्प पे परपेंडिकुलर लाइन बना दी। बोले ये क्या करा तुमने? मैंने कहा सर परपेंडिकुलर लाइन होंगी हमेशा, जो सरफेस पे कंडक्टिंग सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो बोले कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हो तो इसे बता सकते हो क्यों परपेंडिकुलर होगी? तो मैंने बताया सर कि अगर मान लो दो डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो टेंजेंशियल कोई हमारा वो है कंपोनेंट है, तो उस डायरेक्शन में अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स रहेगा और उससे हम कोई पोटेंशियल आएगा फाइनाइट उस डायरेक्शन में। हम पहले मान चुके हैं कि पोटेंशियल सरफेस है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो बोले ठीक है मगर अच्छा है, मगर इसे मैक्सवेल इक्वेशन से प्रूव कर सकते हो क्या तुम? तो पहले बोले पहले तो तुम फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन सारा लिख दो। मैंने लिख दिया। तो बोले कि अच्छा अब प्रूव करके कोशिश करो। मैंने कहा सर अभी याद तो नहीं आ रहा मगर मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कोशिश करना शुरू किया। तो अब थोड़ा मैं वहाँ थोड़ा घबरा गया था, तो मैंने शुरू किया। तो बोले कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी ये बताओ। तो मुझे वहाँ मैंने कहा सर फर्स्ट इक्वेशन। तो बोला आर यू श्योर? तो मैं थोड़ा पहले अच्छा ही बोलो ये बताओ कि क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, तुम उसको कंजर्वेटिव प्रूफ कर दो। पहले कंजर्वेटिव प्रूफ करो कि और इक्वेशन बताओ कौन सी यूज़ होगी। तो वो मैंने देखा कि सर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो जो एक मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई बाई इक्वल टू डी वी। मैं कहा सर डी वी बाई डी टी 0 हो जाएगा, तो डेल क्रॉस ई वहाँ से 0 हो जाएगा। तो उसका अगर हम देखेंगे किसी भी चीज़ का अगर कर्ल 0 है तो वो किसी ग्रेडियंट का स्केलर है। तो मैंने वहाँ से बता दिया कि वो उसका जो ग्रेडियंट है वहाँ से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बोले अच्छा आप पुरानी प्रॉब्लम पे तुम वापस जाओ और उसे सॉल्व करके देखो। तो मैंने उस पर बनाना शुरू किया, मैंने लूप वूप थोड़ा बनाया। तो मगर मैं उस टाइम वहाँ पे ड्राइव नहीं कर पा रहा था, तो मैं नहीं कर पाया। तो बोले अच्छा, उन्हें लगा कि अप्रोच वो बेसिकली अप्रोच चेक करते हैं, तो लगा तुम बाद में कर लोगे ना? मैंने कहा हाँ सर कर लूँगा। अच्छा मैं बीच में सॉलिड का बताना भूल गया, ये तो मेरा लास्ट पार्ट था। तो सॉलिड में सबसे पहले सर ने मेरे से पूछा अच्छा तुम BCC स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ मुझे। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो बोले अच्छा ये बताओ कि तुमने एक्स रे डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा? मैंने कहा हाँ सर पढ़ा है। तो बोले ये एच के वो जो तुम पीक बताओ मुझे, उसका पीक ड्रॉ कर दो। तो किसके कर्व ड्रॉ करो कि किसके अगेंस्ट क्या करोगे? तो मैंने इंटेंसिटी वर्सेस थीटा कर दिया। तो उन्हें बोला ये थीटा ही रहेगा? तो मुझे याद आ गया नहीं सर 2 थीटा रहेगा। तो फिर बोले अच्छा जो पीक आ रही हैं तो ये बताओ कि ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? वो उन्होंने कहा कि बैक फ्लो भी लिख दो साइड में। तो मैंने लिख दिया। तो उस टाइम मैंने इक्वेशन देखा तो मेरे को मैंने कहा सर थीटा पर। तो वो मुस्कुराने लग गए। तो बोले सही थीटा पे ही करेगा क्या? तो मुझे नहीं सर, मैंने कहा कि सर वो पीक पे HKL लिखा होता है, मतलब वो सब डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो बोले अच्छा मुझे बताओ कि BCC में कौन सी अलाउड पीक रहेंगी? तो मैंने कहा सर ऐसे मुझे याद तो नहीं है मगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बोले कैसे करोगे? मैंने कहा सर स्ट्रक्चर फैक्टर की मदद से हम कर सकते हैं। तो उन्होंने करवाया। मैंने वहाँ पे बताया कि सर ये 2 एटम होते हैं BCC में इक्विवेलेंटली, एक को हम ऑरिजिन में प्लेस करेंगे, एक को 1/2 1/2 1/2 पे कर देंगे। तो उससे मैंने बता दिया कैलकुलेट करके।
तो फिर बोले अच्छा अब तुम मुझे जो हमारा क्या कहते हैं इंसुलेटर है, वो सेमीकंडक्टर है, उसका एनर्जी डायग्राम शो कर दो। तो मैंने पहले उन्होंने एनर्जी, मैंने जो होता है ना डिस्पर्जन रिलेशन, ई वर्सेस के डायग्राम, वो मैंने करा। बोला ये वाला नहीं, सिंपल वाला ड्रॉ करो। तो मैंने ड्रॉ करा, तो मैंने बीच में फर्मी लेवल बना दिया। तो बोले तुमने बीच में क्यों बनाया इसे? तो मैंने कहा सर कि वो जो, क्योंकि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम लें तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के नंबर बराबर रहेंगे, तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो बोले इसका कोई एक्सप्रेशन तुम लिख सकते हो? तो मैंने कहा सर एक्सप्रेशन तो मुझे नहीं याद है। तो फिर वो बोले कि अच्छा सेम चीज़ आप इंसुलेटर के लिए ड्रॉ करो। तो यहाँ मेरे से क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, तो मैंने इंसुलेटर का ड्रॉ करके बैंड गैप बढ़ा दिया। बोले अब इसका फर्मी लेवल ड्रॉ करो। तो वहाँ मैं भूल गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मतलब क्या ड्रॉ करूँ, मतलब उसमें तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मुझे समझ में आ रहा था कि बराबर नंबर है। अब इसमें मुझे लग रहा था कि होल्स तो होते नहीं इसमें, तो मैं क्या करूँ, मुझे लगा इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो मैंने कंडक्शन बैंड के पास ड्रॉ कर दिया। तो बोले सही करा है तुमने। तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो हालांकि जैसे ही बाद में वो जब क्वेश्चन ओवर हो गया और उन्होंने करेक्ट भी नहीं किया, तो मुझे पता चल गया कि उसमें भी बराबर ही है, क्योंकि उसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना होल्स हैं। तो बस ये होगा कि इलेक्ट्रॉन बैंड बढ़ जाएगा मगर फर्मी लेवल बीच में ही आएगा। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें वहाँ पे सही बतानी है, तो वो सपोर्ट करते हैं, इतना कोई बात नहीं। बेसिकली तुम्हारी अप्रोच देखेंगे। और उसके बाद सर ने कहा अच्छा जो तुमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पे और उस पर नंबर पे डिपेंड कर रहा है फर्मी लेवल, तो मुझे तुम बता सकते हो कि नंबर डेंसिटी पे और फर्मी लेवल में रिलेशन डिराइव कर सकते हो? मैंने कहा हाँ सर ट्राई कर सकता हूँ। बोले क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा तुम्हें उसमें? मैंने कहा सर डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन चाहिए होगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए होगा। तो बोले अगर मैं 2D का लेवल दे दूँ तुम्हें, 2D सिस्टम है और 0 केल्विन है तुम्हारा, तो उसके लिए डिराइव करो। तो मैंने कुछ नहीं, वो बेसिक इंटीग्रल जो होता है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा जो डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू एनर्जी करके निकाल के मैंने वो उन्हें प्रूव करके दिखा दिया। तो यही बेसिक चीज़ें थी और बहुत अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। बाकी जगह भी मेरा था मगर इतने अच्छे इंटरव्यूज़ नहीं गए मेरे। उसके अलावा UGCDI कलपक्कम से मुझे कॉल आया था। एक मैंने VECC का जो अभी इंटरव्यू दिया है लेटेस्ट, वही दिया था 12th को, उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया था। तो मैं कोलकाता में ही था, सर का भी फ़ोन जब भी आया था मेरे को। तो जब दिया वो उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो बाकी ठीक है यार। और ये है कि बस लगा था मुझे एक टाइम के जब नेट गेट मेरा क्वालिफाई भी नहीं हो रहा था, मेरे जो दोस्त हैं उनकी बहुत अच्छी रैंक आ रही हैं, मुझे लगा था मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे आसपास बैठे हैं ऑल इंडिया रैंकर्स, मेरा तो क्वालिफाई भी नहीं हो रहा। मगर फिर भी लग रहा था कि पढ़ाई करिए तो कोई नहीं, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं कि मैं छोड़ के बैठ जाऊँ, ट्राई करते हैं। तो फिर बार का रिटर्न निकल गया, फिर हो गया।